गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। टुडे स्टडी अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था स्थितिज ऊर्जा और उसके बाद अध्ययन किया था साम्यावस्था। आज हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्यारे विद्यार्थियों, गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F बराबर ma। यदि मैं दोनों तरफ dr से गुणा कर दूं तो ma dr। मैं चाहूँ तो यहाँ dx से भी कर सकता था, एक भी मैं गति के लिए करना था तो dx से करूँगा। और यदि मैं तीनों या r सदिश बराबर आपका है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के बल इंटू विस्थापन को हम बोलते हैं कार्य। और देखो त्वरण बराबर होता है dv अपॉन dt। यदि मैं उसे हंस और हर में dr से गुणा कर दूं, यदि मैं यहाँ dx लूँगा तो यहाँ पर हंस और हर में dx से गुणा करूँगा। dv अपॉन dr और dr अपॉन dt। दूरी में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, तो v dv अपॉन dr। MADR। तो A इज इक्वल टू V dV अपॉन dr। समीकरण 1 में रखने पर तो W बराबर M एक जगह दूंगा V dV अपॉन dr। dr से dr कैंसिल, तो यह आ जाएगा W बराबर mv/dv। अब देखो किसी वस्तु पर किया गया कार्य संरक्षित बल द्वारा किया कार्य भी हो सकता है, असंरक्षित बल द्वारा किया कार्य भी हो सकता है, बाह्य बल द्वारा किया कार्य भी हो सकता है, आंतरिक बल द्वारा किया कार्य भी हो सकता है। यहाँ पर यदि हम विस्थापन dr ले रहे हैं तो यहाँ पर अल्प कार्य dw करना पड़ेगा। समाकलन करने पर w बराबर इंटीग्रेशन mv/dv। मान ला कि कण का प्रारंभिक u से v की ओर है, तो ये आपका हो जाएगा w संरक्षी प्लस W असंरक्षी
प्लस डब्लू बाह्य प्लस डब्लू आंतरिक बराबर, देखो dv के लिए m कांस्टेंट है और ये आपको देता है v स्क्वायर बाई 2 u से v। देखो ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर m की जगह क्या है, x के v है तो v की पावर 1 dv आपका हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 तो v स्क्वायर बाई 2। तो मैंने यहाँ dv अपॉन इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ m बाहर u से v dv। सबसे पहले मैं अपर लिमिट रखूँगा m v स्क्वायर बाई 2 माइनस सूत्र का, फिर लोअर लिमिट रखूँगा u स्क्वायर बाई 2 तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या मैं इसे कहता हूँ डेल के ई। ये आपको हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जानते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा मान लो Pe फाइनल माइनस Pe इनिशियल बराबर माइनस W संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। ये हमने पहले सिद्ध किया है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 वह 3 से देखो माइनस W संरक्षी की जगह हम रख देंगे W संरक्षी, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं W असंरक्षी बल प्लस W बाह्य बल प्लस W आंतरिक बल बराबर KE माइनस W संरक्षी। ये समीकरण नंबर 2 जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 से माइनस W संरक्षी में क्या लिख सकता हूँ, PE माइनस PEI। तो जाएगा W असंरक्षी, W असंरक्षी प्लस W बाह्य प्लस W आंतरिक बराबर डेल KE प्लस PE डॉट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये हो जाएगा यदि W संरक्षी
प्लस W बाह्य प्लस W आंतरिक बराबर 0 है, तो समीकरण 4 से ये हम 0 मान रहे हैं, तो डेल के ई प्लस पी ई एफ प्लस माइनस पी ई आई। अब देखो डेल के ई एफ माइनस के ई आई के बराबर है, तो 0 बराबर के ई एफ माइनस के ई आई प्लस पी ई एफ माइनस पी ई आई, तो ये हो जाएगा के ई आई प्लस ये इधर आ जाएगा पी ई आई बराबर के ई एफ प्लस पी ई एफ, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक और स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक बराबर है गतिज ऊर्जा अंतिम और स्थितिज ऊर्जा अंतिम, अर्थात किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जितनी प्रारंभिक में ऊर्जा होती है उतनी ही अंतिम ऊर्जा होती है। इसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात किसी पिंड की या किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, जितनी यांत्रिक ऊर्जा प्रारंभ में होती है उतनी आंतरिक ऊर्जा अंत में होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम में यह आपका फर्स्ट मेथड है। अब हम अध्ययन करेंगे हम सेकंड मेथड की। किसी एक पिंड या विलगित निकाय के लिए, विलगित निकाय का मतलब है ऐसी निकाय जिसके समान और कोई दूसरी निकाय नहीं हो। विलगित निकाय का अर्थ है ऐसी निकाय जिसके समान और दूसरी निकाय नहीं हो। किसी एक पिंड या विलगित निकाय के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर इंटीग्रेशन F सदिश डॉट dr सदिश। हम जानते हैं या फर्स्ट मेथड में हम देखा है कि किसी विलगित निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। यह हम जानते हैं।
अब देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन PEF माइनस PEI बराबर माइनस W संरक्षी F सदिश डॉट DR सदिश। अभी हमने ये प्रूव किया है कि PEF माइनस PEI F सदिश डॉट DR किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये आपका हो जाएगा डेल PE बराबर माइनस डेल KE। इसको यदि हम इधर ले आएँ तो डेल KE प्लस डेल PE बराबर 0। दोनों में से डेल बाहर निकाल लें तो KE प्लस PE बराबर 0 या KE प्लस PE बराबर नियत। ये मान लो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। फर्स्ट मेथड में हमने देखा है कि F सदिश डॉट DR होता है काइनेटिक चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो नियत रहती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। और अर्थात इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहती है? नियत रहती है। जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत है तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होने की वजह से यांत्रिक ऊर्जा भी नियत रहेगी। किसी विलगित निकाय किसी विलगित निकाय या संरक्षी बलों के क्षेत्र में किसी विलगित निकाय या संरक्षी बलों के क्षेत्र में पिंड के लिए गतिज ऊर्जा पिंड के लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग संपूर्ण गति के दौरान नियत रहता है। किसी विलगित निकाय या संरक्षी बलों के क्षेत्र में पिंड के लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग संपूर्ण गति के दौरान नियत रहता है, फिक्स रहता है या स्थित रहता है। ये समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट हो रहा है।
यह समय पर निर्भर नहीं करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण 2 ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। समीकरण 2 ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आप समीकरण 2 में देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उतनी ही मात्रा में पिंड की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में कम होगी या घटेगी, और इसका विलोम भी सत्य है। तो निष्कर्ष आपका ये निकल सकता है, निष्कर्ष पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में घटेगी। यदि अब वर्ड और यूज कर लेता हूँ, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में घटेगी, और इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम भी सत्य है। अब कई बच्चे देख रहे होंगे कि सर ये बात हजम नहीं हो रही है, तो आप इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी बच्चे को ऊर्जा संरक्षण का नियम फर्स्ट मेथड से समझ में आता है तो आप वो कर सकते हैं, यदि सेकंड मेथड समझ में आता है तो आप ये कर सकते हैं। और रही निष्कर्ष की बात, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में कम होती है या घटती है, और यदि स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में बढ़ती है। इसका ये विलोम हो गया। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। निष्कर्ष का प्रूफ यहाँ पे कोई एक पिंड है, और ये पिंड क्षैतिज में रखा हुआ है। ये पिंड इस पिंड से h ऊंचाई पर स्थित है। ये वाली ए कंडीशन है,
तो इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और इसका भार भी mg नीचे की ओर कार्य करेगा। यदि मैं इस पिंड को एक को फ्री फॉल करूं, फ्री फॉल यानी मुक्त पतन करूं, तो मान लो कि ये यहाँ से s दूरी पर ये आ जाता है, b स्थिति में, तो यहाँ पर भी इसका भार mg पृथ्वी की ओर कार्य करेगा। जब भी हम किसी पिंड को मुक्त पतन करते हैं या फ्री फॉल करते हैं तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। जब भी हम किसी पिंड को मुक्त पतन करते हैं तो वो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है, और जब हम मुक्त पतन में कोई पिंड नीचे की ओर आता है तो वहाँ पर त्वरण a = +g होता है, और यदि कोई पिंड ऊपर जाता है तो त्वरण a = -g होता है। तो ये नीचे की स्थिति के लिए है। अब देखो, पहले मैं अध्ययन करूँगा C से A के लिए स्थितिज ऊर्जा। केस नंबर फर्स्ट, C से A के लिए तो स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है बाहर इंटू ऊंचाई, बाहर इंटू ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई कितनी है? mgh। देखो, जब पिंड C से u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अंतिम वेग क्या जाएगा? 0। और अंतिम वेग 0 होगा तो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर पुनः गिनना शुरू होगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m वेग का स्क्वायर। तो अंतिम वेग कितना है? 0। तो 1/2 m 0 का स्क्वायर बराबर 0। अब कुल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि PME मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक 0 और पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो टोटल ऊर्जा क्या जाएगी? mgh। तो मैकेनिक एनर्जी क्या जाएगी? C से A के लिए, या मैं इसे कह सकता हूं A पर, तो कुल ऊर्जा mgh है। अब केस नंबर सेकंड देखो आप, जब पिंड को A से B की ओर गति करता है, A से B के लिए, तो A से B के लिए विस्थापन कितना है? S। भार कितना है? mg। तो आपकी PE क्या हो जाएगा? mg
ऊंचाई, तो इससे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये ऊंचाई h है और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h माइनस एस, तो एम जी एच माइनस एस। अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, मान लिया यहाँ पर कण का वेग v1 है, तो v1 स्क्वायर गति के तृतीय नियम से, गति के तृतीय नियम से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v की जगह तो क्या है v1 और u की जगह क्या है 0, एक जगह क्या है प्लस g, विस्थापन कितना है s का s ही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर में कितना होगा 2gs, 2gs s सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा mgs। आप यहाँ देख रहे हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी आ जाएगी mgh माइनस mgs। पोटेंशियल एनर्जी, कुल एनर्जी में mgs कम हो रही है, उतनी ही मात्रा में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जितनी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, गतिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा जितनी कम हो रही है, गतिज ऊर्जा उतनी ही मात्रा में बढ़ रही है। तो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल ओके है। अब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी है mgs और पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgs, ये कैंसिल हो गई तो क्या आ गई mgh। तो कंडीशन नंबर 2 में पर भी जो यांत्रिक ऊर्जा है या जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। केस नंबर 3, बिंदु C पर, देखो C पर पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू ऊंचाई 0 है, तो ये 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, वही गति के तृतीय नियम से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर रहेगा, सी पर या ए से सी तक। तो ए पर वेग 0 है, ये 2a विस्थापन h है, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a 2g आ जाएगा यहाँ पर 2gh। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी 1/2 m वी स्क्वायर कितना है 2gh 2 से 2 कैसे क्या देगा mgh। अब कुल ऊर्जा Pe बराबर Ke प्लस Me बराबर Ke प्लस Pe, Ke mgh है, Pe 0 है,
तो mgh, तो Pe बराबर आ गया mgh। तो आपने बिंदु A, B और C पर अध्ययन किया तो कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। और आप ये देख रहे हो कि बिंदु B पर जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा उतनी मात्रा में घटती है। बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा mgh थी और गतिज ऊर्जा 0 थी, और बिंदु C पर इसका उल्टा है, स्थितिज ऊर्जा 0 है और गतिज ऊर्जा mgh है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को हम नहीं बना सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यदि हम बिंदु A पर देखें, स्थितिज ऊर्जा mgh थी, गतिज ऊर्जा 0 थी। बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा 0 है और गतिज ऊर्जा mgh है, अर्थात यहाँ पर पूरी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? गतिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? स्थितिज ऊर्जा में। अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। तो आप ये निष्कर्ष लिख लीजिए, किसी विलगित निकाय में कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम समझ में आएगा। आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।